हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा आज का पार्ट 3 होने वाला है DSSB TGT केमिस्ट्री की यूनिट 1 का। आई होप हमने पिछली वीडियो में मिक्सचर और उसके दो टाइप्स यहाँ तक कवर कर लिया था। अब इन दोनों टाइप्स के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं और उनको अंदर कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। मतलब अगर मैंने एक स्पीकर में कोई भी पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और उसमें मैंने ऊपर से वो चीनी के दाने, शुगर ग्रैनुअल्स डाले, उसके बाद वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो मेरे को बाहर से ना उस बीकर के अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ेगी पानी के बीच में और चीनी के दानों के बीच में। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स जो है, जो हमने कंपोनेंट्स लिए, जैसे इसमें हमने क्या दो कंपोनेंट लिए, एक तो शुगर लिया है और एक H2O मतलब पानी लिया है। इसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे और विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। हालांकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते और क्लियर विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करें, पानी में अगर हम ऊपर से, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमारे पास पानी है, ऊपर से अगर उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं ना, तो ऑयल जो है हमें पानी के ऊपर दिखता रहता है, वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा और एक विजिबल बाउंड्री दिखाई पड़ेगी, भाई यहाँ पे तेल है और यहाँ पे पानी है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हेटेरोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं चीज़ें। इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस मिक्सचर को, लेकिन इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मिक्सचर बनाया, मैंने बहुत सारे मैंने कुछ पेपर के पीसेस लिए, कुछ मैंने आयरन के पीसेस लिए, अब मैंने एक मिक्सचर बना दिया। अब क्या इस पेपर के मिक्सचर को और एक आयरन के जो मिक्सचर मैंने बनाया, इससे मैं इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकती हूँ? यस। ये एक मिक्सचर है, इसके पास मैं मैग्नेट लेके गई, जब मैंने मैग्नेट इस मिक्सचर के पास लिया तो ये जो आयरन नेल्स थी ना, वो सारी की सारी मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम एक फिजिकल मीन्स के द्वारा इसको आसानी से सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। तो ये कैसा मिक्सचर हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। अब अगर हम बात करें इसमें कॉम्पोजिशन में वेरिएशंस की, द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन कैन वेरी। इसमें जो हम कॉम्पोजिशन यूज़ करते हैं उसका जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे पानी में हम लोग सैंड मिलाते हैं, वेयर सैंड सेटल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें जो है सैंड जो सेटल हुआ है, ये जो बीकर है उसमें हमने क्या करा, पानी था, ऊपर से हमने रेत डाला और रेत जो है वो सैंड जो है वो यहाँ पे आके जम गया, ये सेटल हो गया। इसमें जो सैंड सेटल हुआ है यहाँ पे, हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर थे हमारे दो, होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस, जिसके बीच में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब बात करते हैं, देखो हमारे जो मिक्सचर हैं दो, एक तो है हमारे पास होमोजीनियस, एक है हेटेरोजीनियस। ये जो होमोजीनियस का एक टाइप है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनियस के दो टाइप हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली वो होता है जिसमें जो पार्टिकल का साइज है ना वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब देख सकते हो आप कितना छोटा है। और ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की विजिबिलिटी की अगर हम बात करें ना, इसमें इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। होमोजीनियस होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये होमोजीनियस का ही टाइप है। इसमें जो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स ना, ये स्टेबल नहीं होते, ये सेटल नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें, एक बीकर में सैंड नीचे जाके जम जाता है, हेटेरोजीनियस में ऐसे वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसको ये हमने पीछे भी पढ़ लिया, होमोजीनियस मिक्सचर को हम किसी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट आउट, फिल्टर आउट नहीं कर सकते। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देती। अगर हम किसी भी बीकर, जैसे हमारा बीकर है, ठीक है, इसमें इस बीकर में मान लो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च मार के इसके द्वारा लाइट पास कराना चाहूँ ना, तो यहाँ पे हमें लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता। स्कैटरिंग हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। स्कैटरिंग का मतलब है लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, लाइट का उसमें टूट जाना, तो वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसके एग्जाम्पल है सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन और सोडा वाटर और एयर। अब हम बात करते हैं कॉलॉइड्स की। देखो जो कॉलॉइड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का होता है। इनको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको। ये
हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, इसमें भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको फिल्टर नहीं करा जा सकता नॉर्मल फिल्टर के द्वारा, लेकिन एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके द्वारा सेपरेट आउट करा जा सकता है किसको, जो कॉलॉइड्स है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो दिखाई पड़ती है, इसका एग्जाम्पल है मिल्क, क्लाउड्स, शेविंग क्रीम, स्मोक, बटर, फोग। अब लास्ट वन है इसमें हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इनको हम, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, हेट्रोजीनियस का ही है ये। इसमें जो है सेटल डाउन हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स, इसको हम इजीली फिल्टर्ड भी कर सकते हैं। इसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एग्जाम्पल सैंड, पानी में हम जब रेत मिलाते हैं, चॉक इन वाटर, मड इन वाटर, डस्ट इन एयर, फ्लोर इन वाटर। अब हम बात करते हैं देखो सॉल्यूशन की। अब हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा। अभी जो सॉल्यूशन होता है ना, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें हम बेसिकली पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा सॉल्वेंट, एक होता है हमारे पास सोल्यूट। देखो सॉल्वेंट क्या होता है, द कॉम्पोनेंट विच डिजोल्व द अदर कॉम्पोनेंट, एक वो कॉम्पोनेंट जो कि दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करवा ले, मतलब बेसिकली जो अमाउंट में ज़्यादा है। जैसे ये बीकर है, इसके अंदर हमें पानी दिखाई पड़ रहा है, अभी जो पानी है ये अमाउंट में ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे सोलवेंट। और जो बेसिकली लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। द कॉम्पोनेंट विच डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है। जैसे मान लो हमने एक यहाँ बीकर बनाया, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ लिया ये पानी लिया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से शुगर। अब जब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, ये ग्रीन से शुगर, अब देखो ये जो मैंने पानी लिया ना, इस पानी को तो मैं बोलूँगी सोलवेंट। पहली बात तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा था, दूसरी बात ये अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है किसी दूसरे कंपोनेंट को। जैसे पानी जो है ये अपने अंदर शुगर को घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है, तो इसलिए सोलवेंट हुआ। दूसरा शुगर क्या है, शुगर हमारा सोल्यूट हुआ, क्यों, क्योंकि ये सोलवेंट में डिजोल्व हो जाएगा, साथ ही साथ ये लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये सोल्यूशन के दो पार्ट्स थे। आप ध्यान रखना कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, स्टेटमेंट चेंज करके एग्जाम में दे सकते हैं। लाइक कैसे स्टेटमेंट चेंज करेंगे, वो बोल देगा सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो सोलवेंट जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एक सोल्यूट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बल्कि इसका उल्टा होता है। आप देखो सॉल्यूशन यहाँ से हम दो टाइप के भी पढ़ेंगे, एक सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब हमने पढ़ा एक सोल्यूट पढ़ा, हमने एक सॉल्वेंट पढ़ा। अब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, एक ऐसी लिमिट के बाद, एक गिवन टेम्परेचर पे एक ऐसी लिमिट आती है जब एक सॉल्वेंट ना अपने अंदर ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर पाता है। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन ही बनाए ना, एक टाइम होता है हमारे पास पानी है, हम उसमें चीनी घोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, कि अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, अब ये सॉल्यूशन और ज़्यादा चीनी अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट, अब और ज़्यादा सोल्यूट को हम एक गिवन टेम्परेचर पर डिजोल्व नहीं कर सकते। हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, हीट प्रोवाइड करने के बाद हम डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक जैसा आप देखो घर में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक किसी वेसल में, किसी बर्तन में पानी लेना, पानी के अंदर चीनी डालते रहना, उसको घोलते जाना, एक घोलते जाना। जब आप रूम टेम्परेचर पे ये काम कर रहे होंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा उसी रूम टेम्परेचर पे जब वो चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया शुगर सॉल्यूशन, उसमें ना सैचुरेशन आ गया, वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। लेकिन अगर आप उसी शुगर सॉल्यूशन को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे, मतलब उसे गैस वगैरह पे रखोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे, तो आप उसमें और भी ज़्यादा चीनी घोल सकते हो। तो इसने ये चीज़ इसने यहाँ पे जरूर मेंशन करी है कि एक गिवन टेम्परेचर पे आप ज़्यादा सोल्यूट उसमें नहीं घुसा सकते, डाल सकते, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक इसका दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो एक गिवन टेम्परेचर पे। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। टेम्परेचर का प्रभाव यही पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, हीट को बढ़ाएं, तो हम मोर सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कम करें, उस चीज़ को हम ठंडा करें, तो सोल्यूट सेपरेट आउट, जो सोल्यूट है वो सेपरेट हो जाता है और लेस सोल्यूट डिजोल्व होता है।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट की। जैसे हमने पीछे पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन जो है हमारे, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, सस्पेंशन जो है, उनमें से वो जो लाइट जो है किसी में से पास हो जा रही थी, किसी में से पास होती नहीं दिखाई दे रही थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यही है टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। जब हम एक लाइट को किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं और फिर जब वो बिखर जाती है उसके अपने पार्टिकल्स में, जैसे एक व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, विबज्योर, 7 रंगों से बनकर बनी होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ये लाइट अपने इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हमें टूटती हुई दिखाई देगी, स्कैटर्ड करती हुई दिखाई देगी, तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो वो हमें किस में दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। जब हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू एक लाइट को पास करते हैं तब वो हमें स्कैटरिंग करती हुई दिखाई पड़ती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो लाइट का जो पाथ होता है ना वो हमें विजिबल हो जाता है। देखो जैसे इसमें देखो हम बात करते हैं, ये हमने एक लाइट का सोर्स लिया, टॉर्च ली, एक सॉल्यूशन रखा, एक कोलॉइड रखा, एक सस्पेंशन रखा। हमने बात की थी, देखो सॉल्यूशन जो होता है उसमें विजिबल नहीं होता, ये रहा सॉल्यूशन में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाई हुई है टिंडल इफेक्ट में कि जो सॉल्यूशन है ना, ये पानी का सॉल्यूशन है, इसके अंदर से हमें देखो ये येलो कलर की लाइट नहीं दिखाई दे रही, तो सॉल्यूशन में ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। हालांकि जो कोलॉइड है, जैसे ये मिल्क हमने लिया, इसमें क्या हो रहा है, हमें दिखाई पड़ रही है इसी के अंदर, बीकर के अंदर येलो कलर का लाइट, और सस्पेंशन में भी हमें दिखाई पड़ रही है। तो यही टिंडल इफेक्ट होता है कि जब कोलॉइड लेते हैं हम या फिर सस्पेंशन लेते हैं, उसमें हमें एक बीम जो है लाइट की वो स्कैटर्ड करती हुई दिखाई पड़ती है, और जब उसी स्कैटरिंग को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट को हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे देखो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इन अ रूम। गर्मियों के टाइम पे हमने देखा होगा हमारे घर के जाल में, हमारे घर में जाल होते हैं, विंडो होती है, उनमें से धूप की किरण हमारे घर में एंटर कर रही होती है, और हमें उसमें ना ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल कह लो या फिर एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो हमें क्यों दिखाई देते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, टिंडल इफेक्ट हो रहा होता है। टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर करती है रूम में एक स्मॉल होल के द्वारा। दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट। ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं एयर में या फिर स्मोक के पार्टिकल्स है ना, इन्होंने लाइट को स्कैटर्ड कर दिया। लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, 7 रंगों में लाइट को उन्होंने बिखेर दिया, इस वजह से हमें वो दिखाई दे जाती है। ऐसे टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में। जब घने जंगल में क्या होता है, जब छोटी सी किरण धूप की पड़ती है तो वहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। वो हमें देखो जैसे ये ऊपर पेड़ है, यहाँ से हल्की सी धूप ये दिखाई पड़ रही है ना, ये जा रही है लाइट, तो इसे हम टिंडल इफेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ कोलोइड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर। जो मिस्ट होती है वो कंटेन करते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स। हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट होती है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं कोलोइड पार्टिकल्स की तरह, क्योंकि उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, और वो एयर में ना क्या कर देते हैं, डिस्पर्सन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ता है। अब इसमें आते हैं चेंज। हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब इसमें आते हैं चेंज। एक तो हमने छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो चेंज होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब एक बार इनके बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज बेसिकली एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। और केमिकल चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख सकते हैं, मिल्क से हम क्या बना देते हैं, कर्ड बना देते हैं, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक मिल्क हमने यूज़ करा लेकिन उससे हमने एक नया सब्सटेंस कर्ड बना दिया, तो ये केमिकल चेंज है। एक फिजिकल चेंज के दौरान सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज में जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बदलते नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं कैंडल का एग्जाम्पल लूँ, कैंडल का ये कैंडल जल रही है, अब इसका जो वैक्स है ना वो पिघल रहा है, तो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इससे कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही। मोम के पिघलने से, वैक्स के पिघलने से कोई नई चीज़ नहीं बन रही, तो ऑब्वियस सी बात है ये फिजिकल चेंज है। अब इस फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, ये जो मोम है क्या ये अपनी आइडेंटिटी बदल रहा है, नहीं ना। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। हालांकि केमिकल चेंज में सब्सटेंस अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं आइडेंटिटी में। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल से इजिली समझ सकते हैं, लिया था क्या, मिल्क बन गया क्या,
कर्ड, तो पूरी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई इस पार्टिकल की, इस सब्सटेंस की, तो जो हमने लिया था। तो एक केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपनी पहचान को भी। दूध से दही बुलाते हैं हम, अब दही बन गई तो उसको वापस से दूध नहीं बुला सकते, ठीक है। अब एक फिजिकल चेंज में क्या होता है, कैन टिपिकली बाय रिवर्स बाय यूजिंग अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल चेंज में हम उस चीज़ को ना रिवर्स भी कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस को यूज करके। मतलब बेसिकली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, इसमें चीज़ों को रिवर्स करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज था, कॉपी का पेज, उसको मैंने बीच में से फाड़ दिया, बीच में से फाड़ दिया, अब मैं टेप वेप लगा के इसको वापस से पेज बना सकती हूँ। तो इसमें हम तीनों पॉइंट दोबारा क्लियर करते हैं, इसमें कोई फिजिकल चेंज हुआ नहीं, पेपर था, पेपर को फाड़ा, रहा पेपर ही। उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई नहीं हुई। वो रिवर्सिबल है, यस है, तो वो पेज ही टेप से चिपकाऊंगी या फिर रिसाइकल उसमें होगा, वो मशीन्स वगैरह में जैसे हमारी बुक और नोटबुक या न्यूज़पेपर होते हैं, वैसे का वैसा पेपर बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो केमिकल चेंज होता है ना वो बेसिकली इरिवर्सिबल होती है। इसी एग्जाम्पल पे आ जाओ, कर्ड है, कर्ड से क्या वापस मिल्क बन सकता है? कभी देखा है दही से दूध बनते हुए? नहीं। तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये बेसिकली इरिवर्सिबल होते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो फिजिकल स्टेट है, जैसे साइज है, शेप है, वो बदल सकता है, ठीक है। सब्सटेंस आर कन्वर्टेड एंटायरली इनटू अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में। इसके एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसके एग्जाम्पल्स है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो हम एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कैंडल का, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो बर्निंग है ना, जब हमारी कैंडल जलती है तो वो एक फिजिकल चेंज भी है और एक वो केमिकल चेंज भी है। ये कैसे? देखो ये जो मोम पिघल पिघल के गिर रहा है, अब ये अपनी यहाँ पे क्या नहीं बदल रहा, अपनी आइडेंटिटी को तो चेंज नहीं कर रहा, रहेगा तो मोम ही। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉलिड वैक्स मेल्ट होके ये, लेकिन जो ऊपर ये जो जल रहा है, ये जो जल रहा है, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ कैंडल एक फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी। इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज द सॉलिड वैक्स मेल्ट इनटू द लिक्विड, कि जो सॉलिड जो वैक्स है ये मेल्ट हो रहा है लिक्विड में और फिर वेपोराइज हो रहा है, ये तो एक फिजिकल चेंज है। इट्स अ केमिकल चेंज बिकॉज द वेपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये जो वेपर है ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और नया सब्सटेंस बना रही है, CO2, वाटर वेपर, हीट और लाइट। ये है केमिकल चेंज। तो हमसे कोई पूछता है भाई कैंडल में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कैसा है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो हम बोलेंगे दोनों काम हो रहे हैं भाई कैंडल में। तो अब हम बात कर लेते हैं देखो एटम्स की। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है हमारा एटम्स। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, सबसे पहले हमने मैटर में स्टार्ट किया था। मैटर की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि जितने भी मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। तो हमारा एटम को पढ़ने का टाइम आ गया है। एटम्स जो है ना वो सारे के सारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे कि आप ये समझो, जब हमें कोई वॉल को कंस्ट्रक्ट करना होता है, वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली किसी भी वॉल को बनाने के लिए जैसे बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये ईंटें होती हैं, वैसे ही हर मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम होता है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब जितनी भी हमारे आसपास भी देख लो आप, सबकी सब एटम से मिलके बनी है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। एक एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट, ये PAR आएगा। एक जो एटम होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एटम जो है वो बहुत साइज में स्मॉल होते हैं, उनको हमारी आंखों से तो छोड़ो, हम किसी भी हैवी से हैवी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अब दो केमिकल इसमें लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपना मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।